नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AHSEC अड्डा में। अगर आप भी अपनी क्लास 12 की अल्टरनेटिव इंग्लिश की कहानियां और कविताएं समझने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस चैनल पर मैं आपके लिए लाया हूं हर कहानी और कविता की आसान और दिलचस्प समझ, जो न सिर्फ आपके एग्जाम की तैयारी को आसान बनाएगी, बल्कि आपको इन साहित्यिक रचनाओं को और भी गहरे तरीके से समझने में मदद करेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कविता की, जो आपके आगामी एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आप हर अध्याय को पूरी तरह से समझें और अच्छे अंक प्राप्त करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस शिक्षा से लाभ उठा सकें। मैं जल्द ही और भी महत्वपूर्ण अध्यायों की व्याख्या लेकर आऊंगा। तो क्या आप तैयार हैं इस बेहतरीन सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम इसकी कविता को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम कविता का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, जहां हम कविता के कठिन शब्दों को भी समझेंगे और पंक्तियों के पीछे छिपे गहरे अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम पूरी कविता का सारांश देंगे, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओज़ाइमैंडियाज़ ऑफ इजिप्ट बाय द पर्सी बाइश शेली। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। कवि कहते हैं कि वह एक यात्री से मिले जो एक प्राचीन भूमि से आया था। एंटिक लैंड का मतलब है बहुत पुरानी सभ्यता या भूमि। यहाँ पर एंटिक शब्द प्राचीनता को दर्शाता है। ये यात्रा एक समय के खंडहर या प्राचीन साम्राज्य का प्रतीक है, जो अब खत्म हो चुका है। इसका मतलब यह है कि ये कहानी बहुत पुरानी है, जो अब इतिहास बन चुकी है। Who said to vast and trunkless legs of stone? यात्री ये बताता है कि उसने रेगिस्तान में दो विशाल पत्थर की टांगे देखी, जिनका ऊपरी हिस्सा अब टूट चुका था। वास्ट का मतलब है विशाल और ट्रंकलेस का मतलब है शरीर का हिस्सा नहीं होना। ये चित्रण हमें ये बताता है कि मूर्ति का शरीर अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, लेकिन उसके पांव, पैर अभी भी खड़े हैं। इससे ये बात समझी जा सकती है कि समय के साथ किसी की शक्ति कितनी क्षणिक और नष्ट होने वाली होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो। Stand in the desert, near them, on the sand, have sunk a shattered visage lies. ये पंक्ति रेगिस्तान के शून्यपन को दर्शाती है। यात्री कहता है कि उन दो विशाल टांगों के पास रेत में एक चेहरा आधा डूबा हुआ पड़ा है, जो पूरी तरह से टूट चुका है। विजाज का मतलब होता है चेहरा। ये दर्शाता है कि मूर्ति का चेहरा उस राजा की शक्ति और घमंड का प्रतीक था, लेकिन अब वो चेहरा भी नष्ट हो चुका है, जो पहले किसी समय में अत्यधिक अहंकारी और क्रूर राजा का प्रतीक था। यहाँ रेत और बर्बादी का दृश्य उन चीजों के नष्ट हो जाने का संकेत है, जो कभी महान और शक्तिशाली थी। Whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command. कवि मूर्ति के चेहरे की विशेषताएं बताते हैं। चेहरे पर एक गहरी शिकन, चिढ़ी हुई लिपि, मुंह का भाव और कठोर आदेश का व्यंग्यपूर्ण भाव है। फ्राउन का मतलब है गुस्से से भरा चेहरा। रिंकल्ड लिप का मतलब है जो होठों की झुर्रियां और स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड का मतलब है वो कठोर और अपमानजनक मुस्कान, जो किसी शासक की तानाशाही को दिखाती है। ये दर्शाता है कि राजा ओज़ाइमैंडियाज़ के चेहरे पर सत्ता और तानाशाही का अहंकार था। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रीड। कवि कहते हैं कि मूर्तिकार ने राजा की आक्रामकता, घमंड और क्रूरता को पूरी तरह से पहचाना और उसे अपनी कला में उकेरा। पैशंस का मतलब है भावनाएं और रीड का मतलब है समझना। कवि ये बताना चाहते हैं कि मूर्तिकार ने राजा के दिल की गहराई में जाकर उसकी भावनाओं को महसूस किया और उसे मूर्ति में दर्शाया। मूर्तिकार का कार्य सिर्फ चित्रण नहीं था, बल्कि उस राजा के व्यक्तित्व की सटीक छवि उकेरना था। Which yet survive, stamped on these lifeless things. कवि कहते हैं कि भले ही ये मूर्ति अब खंडहर में बदल चुकी हो, लेकिन उसमें उकेरी गई भावनाएं अभी भी जीवित है।
लाइफलेस थिंग्स का मतलब है निर्जीव वस्तुएं, लेकिन इन निर्जीव चीजों में भी राजा के अहंकार और क्रूरता की भावनाएं जिंदा है। इसका अर्थ यह है कि भले ही मूर्ति अब नष्ट हो चुकी हो, लेकिन उसकी भावनाएं जो मूर्तिकार ने उकेरी थी अब भी हमें दिखती है और हमें राजा की शक्ति और क्रूरता का एहसास कराती है। ये एक उदाहरण है कि कला और उसका संदेश समय के बाद भी जीवित रहता है, जबकि वस्तुएं और सत्ता समाप्त हो जाती है। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड। ये पंक्ति मूर्तिकार की कला की शक्ति और उसकी स्वतंत्रता को दर्शाती है। हैंड दैट मॉक्ड का मतलब है वो हाथ जिसने राजा के अहंकार और तानाशाही का मजाक उड़ाया, और हार्ट दैट फेड का मतलब है वो दिल जिसने मूर्तिकार को प्रेरित किया। शेली ये कह रहे हैं कि मूर्तिकार ने राजा के सत्ता के अहंकार का उपहास किया और अपनी कला के माध्यम से उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। हालांकि मूर्तिकार राजा की सेवा में था, फिर भी उसने अपनी कला में राजा की क्रूरता और घमंड को आलोचना करने का तरीका ढूंढ लिया। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। ये पंक्ति उस पेडेस्टल आधार की ओर इशारा करती है जिस पर राजा का नाम और उसकी महानता की घोषणा की गई थी। पेडेस्टल का मतलब है वो ठोस आधार जिस पर मूर्ति रखी जाती है। ये शब्द दर्शाते हैं कि मूर्ति के साथ एक शाही संदेश भी था, जिसमें राजा ने खुद को राजाओं का राजा कहा था और अपनी शक्ति का बखान किया था। माई नेम इज ओजाइमैंडियास, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर। राजा ओजीमंडियास के शब्दों में उसकी घमंड और सत्ता का अहंकार झलकता है। किंग ऑफ किंग्स का मतलब है कि वो सभी राजाओं से ऊपर और सबसे शक्तिशाली था। लुक ऑन माई वर्क्स का मतलब है कि वह चाहता था कि सभी लोग उसकी बड़ी साम्राज्य और उपलब्धियों को देखें, और डिस्पेयर का मतलब है निराश होना या आशा छोड़ देना। राजा अपने साम्राज्य की महानता को देखकर दूसरों से कहता है कि वे उसकी शक्ति और साम्राज्य को देखें और घबराए, क्योंकि वो खुद को अजेय और सर्वोच्च मानता था। Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare the lone and level sands stretch far away. ये पंक्ति पूरी कविता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश देती है। राजा का साम्राज्य और उसकी शक्ति अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। Nothing beside remains का मतलब है कि उसके साम्राज्य के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा। कोलोसल रेक का मतलब है एक विशाल खंडहर जो कभी साम्राज्य का प्रतीक था, अब केवल मलबा और बर्बादी बनकर रह गया है। बाउंडलेस एंड बेयर का मतलब है कि चारों ओर केवल खाली और शून्य रेगिस्तान फैला हुआ है। अंत में द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे का मतलब है कि अब दूर दूर तक केवल एक जैसी रेगिस्तानी रेत ही दिखाई देती है, जो राजा के साम्राज्य के समाप्त हो जाने का प्रतीक है। ये चित्रण इस बात को बताता है कि शक्ति, घमंड और अहंकार समय के साथ मिट जाते हैं और केवल प्रकृति और कला ही स्थायी रहती है। इस तरह से पूरी कविता का संदेश है कि भले ही कोई व्यक्ति अपने समय में कितनी भी महानता और शक्ति का दावा करे, लेकिन समय के साथ उसकी सत्ता और साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं। केवल कला, जैसे मूर्तिकार की कला और उसकी छवि, समय के साथ बनी रहती है, और ये हमें ये सिखाती है कि किसी भी शक्ति का क्षणिक होना तय है। अब तक हमने कविता की प्रत्येक पंक्ति का विस्तार से विश्लेषण किया और उसके गहरे अर्थों को समझा। अब हम कविता का सारांश समझने जा रहे हैं। ये सारांश न केवल कविता के मुख्य विचारों को स्पष्ट करेगा, बल्कि ये आपको अच्छे अंक प्राप्त करने में भी मदद करेगा। सारांश से आप कविता के प्रमुख संदेशों को जल्दी से याद कर सकेंगे और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो चलिए अब हम पूरे कविता का सारांश शुरू करते हैं। ओजीमंडियास ऑफ इजिप्ट एक कविता है जो अंग्रेजी कवि पर्सी बिशे शेली द्वारा लिखी गई थी। ये 1819 में उनके संग्रह रोसलिंड और हेलेन ए मॉडर्न इक्लॉग विद अदर पोएम्स में प्रकाशित हुई थी। ओजीमंडियास प्राचीन मिस्र के फिरौन रामसेस द्वितीय का ग्रीक नाम था, जो प्राचीन काल के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। कविता की शुरुआत कवि के एक यात्री से मिलने से होती है, जो एक दूर के प्राचीन स्थान से आया है। वह यात्री एक टूटे हुए मूर्ति के बारे में बताता है, जो रेगिस्तान में पाई जाती है। मूर्ति में केवल पैर ही खड़े हैं और चेहरा रेत में आधा डूबा हुआ है। यात्री बताता है कि मूर्ति के चेहरे पर जो शिकन, चिढ़ और कठोर मुस्कान दिखाई दे रही है, वो राजा के घमंड
और शक्ति को दर्शाती है। एक समय जो राजा स्वयं को सर्वशक्तिमान मानता था, उसकी मूर्ति अब खंडहर में बदल चुकी है और उसका साम्राज्य समय के साथ मिट गया है। कविता में ओज़िमंडियास की विशाल और टूटी हुई मूर्ति को शक्ति और राजनीतिक उत्पीड़न का प्रतीक माना गया है, जो अस्थायी होते हैं। इसके विपरीत कला की स्थायी और अमर प्रकृति को दिखाया गया है। मूर्तिकार ने राजा के अहंकार और भावनाओं को बहुत अच्छे से उकेरा है, जो अब भी उस टूटी हुई मूर्ति में जीवित है। कविता का मुख्य संदेश है कि सत्ता का अस्तित्व अस्थायी है, जबकि कला हमेशा रहती है। कविता मानव अधिकार की अस्थिरता पर सवाल उठाती है और शैली की कला और कविता के शाश्वत महत्व में रुचि को दर्शाती है। मूर्तिकार की कला के बारे में शैली लिखते हैं, द हैंड दैट मॉक्ड, जो दर्शाता है कि राजा की सेवा करते हुए भी मूर्तिकार ने राजा की तानाशाही का मजाक उड़ाया और अपनी कला में एक प्रकार की स्वतंत्रता दिखाई। ये इस बात को दर्शाता है कि सत्ता खत्म हो जाती है, लेकिन कला और उसका संदेश हमेशा जीवित रहता है। दोस्तों, आज की कहानी यहाँ पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभ उठा सकें। कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर कोई सुझाव या सवाल हो तो जरूर पूछें। और हाँ, अगर आपने अभी तक AHSEC अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह और भी कहानियों और निबंधों की व्याख्या लेकर आऊंगा, जो आपकी क्लास 12 अल्टरनेटिव इंग्लिश की परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेंगी। इस चैनल पर आपको हर वीडियो परीक्षाोन्मुख मिलेगा, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो जुड़े रहें हमारे साथ और अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और अच्छे अंक हासिल करें। धन्यवाद।